हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 12th क्लास का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। कहानी बहुत जल्दी याद होती है वैसे भी। अब मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे और मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणवाद से उसने उसकी पत्नी को, किसकी, दाहिर सेन की पत्नी और उसकी 2 पुत्रियों को बंदी बना के खलीफा के सामने प्रस्तुत किया था, भेज दिया था, ठीक है ना। जैसे ही खलीफा के सामने दाहिर की जो सुंदर पुत्रियां थी, कौन सी, सूर्य देवी और परमल देवी, नाम याद रखने, ठीक है ना। दाहिर की 2 पुत्रियां, यहाँ पर दाहिर की 2 पुत्रियां याद रखनी है। कौन सी हैं, सूर्य देवी और दूसरी है परमल देवी। इन दोनों को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। खलीफा क्या है, इन दोनों की सुंदरता को देखते हुए, इनकी कौमार्यता को देखते हुए इन पर फिदा हो जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों को अपने हरम में बुलाने का आदेश देता है। जिस समय खलीफा के द्वारा यह आदेश दिया जाता है, दोनों लड़कियां क्या करती हैं, खलीफा के सामने ये कहती है कि महाराज, कि भाई आप जो हैं यहाँ के खलीफा हैं, बहुत बड़े पद वाले हैं, हम आपके साथ में, हम आपकी शैया पर कदम रखने के भी लायक नहीं है, क्योंकि हमारा कौमारी भंग तो पहले से ही किसने कर दिया है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही कर दिया। उसके बाद आपके सामने हमको भिजवाया है, उसने तो हमारा कौमारी जो है पहले ही भंग कर दिया है, तो हम आपके साथ में आने में बिल्कुल भी आपके योग्य नहीं है। ये बात सुनते ही खलीफा को क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, और वो ये आदेश निकलवाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जहां कहीं मिले, मोहम्मद बिन कासिम क्या करो, मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े के अंदर सील कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जहां कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम मिले, उसे किसमें, बैल का, ठीक है ना, बैल का जो चमड़ा होता है उसके शरीर का, उस चमड़े के अंदर उसको सील कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। आदेश की पालना होती है। जैसे ही खलीफा का आदेश मिलता है, सेना जाती है और 3 दिन के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ लेती है, उसको बैल के चमड़े के अंदर सील कर 3 दिन में, अगले 3 दिन में कहां तक पहुंचाती है, अरब देश के खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही बैल का चमड़ा खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह इन दोनों पुत्रियों को भी, किसकी, दाहिर की जो दोनों पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, इनको भी सामने बुलाता है और उसके सामने ही बैल के चमड़े को जो सीला हुआ होता है उसको खोलते हैं। अब 3 दिन का जो सफर होता है, उसमें दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसको खोलते हैं, वो मरा हुआ उसके अंदर से निकलता है। तब खलीफा कहता है कि जो खलीफा के आदेश का पालन नहीं करता है, या उसकी बातों को या उसकी कही हुई चीजों की अनुपालना नहीं करता है, उसका खलीफा ऐसा हर्ष करता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाता है जो खलीफा का आदेश की पालना नहीं करता है। उसकी मृत्यु को देखते ही दोनों लड़कियां क्या होती है, प्रसन्नता से उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो एक व्यंग्य करती है खलीफा के सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा था, उसने तो हमारे कौमारे भंग करना तो बहुत दूर की बात है, इस इंसान ने तो हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन इसने हमारे भाई को, हमारे पिता को, हमारी माताओं को, हमारे जो भाई बंधु रहने वाले थे, उनको, काफी लोगों को इसने मार डाला था। इसलिए हमने आपसे ये झूठ बोला और आज हमारा ये बदला पूरा हो गया कि हमने हमारी पिता की मृत्यु का बदला पूरा ले लिया है, इसकी मृत्यु को देखते हुए। किसकी मृत्यु को देखते हुए, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु को देखते हुए। ये सुनते ही खलीफा जो है वह आग बबूला हो जाता है, इन दोनों पुत्रियों को आग में जिंदा जलवा देता है, ठीक है ना। आग बबूला होते हैं कि भाई इन लड़कियों ने इतनी बड़ी चाल सजी, इतनी बड़ी साजिश रची मेरे साथ में, तो जैसे ही ये सामने बोलते कि भाई हमने तो बदला लेने के लिए ऐसा किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, तो ऐसे में खलीफा नाराज हो जाता है, गुस्से से आग बबूला होते ही इनको आग में झोंक देता है। इन दोनों को जिंदा जलवा दिया जाता है आग में, ठीक है ना। किसको, सूर्य देवी और परमल देवी को। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम, जिसने अपने अच्छे नेतृत्व और योग्यता के द्वारा खलीफा के लिए अरबों का साम्राज्य विस्तार किया था, उसका अंत इस तरह से हुआ कि बैल के चमड़े के अंदर 3 दिन के सफर में उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये है मोहम्मद बिन कासिम का अंत, ठीक है ना। तो भाई जो किया जाता है, अंत तो सबका बुरा ही है भाई, इसने जो कार्य किए थे, जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा आपको, ठीक है ना। कितने सारे निर्दोष लोगों को उसने मारा था, काफी सारी, अब जैसे उसकी 2 विधवा पत्नियां थी, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, या वह भी दोनों मर गई थी,
पुत्र की मृत्यु हो गई थी दाइसेन की, दाइसेन स्वयं मारा गया था, तो जो कार्य जैसा किया वैसा उसको अंत मिला। यानी भगवान ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है ना। अपने वर्तमान जीवन में भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ऐसा कहा जाता था ना कि अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। आज का जो कलयुग है ना, कौन आगे अगले जन्म का लेखा जोखा रखे, इंस्टेंट इसी जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाता है आज के टाइम में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत से संपर्क का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किए थे और लगभग 75 वर्षों से भारत ने उसके संघर्ष का सामना किया था भारतीय लोगों ने, तो भारतीय लोगों का अरब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम पढ़ेंगे। कि अरबों का सबसे पहला प्रभाव तो क्या पड़ा कि सिंध का जो क्षेत्र जो कि भारत के क्षेत्र में था, उसका सिंध से संपर्क टूट गया, वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया और कुछ समय के लिए सिंध जो था वह किसके संपर्क में रह के किसके अधीन रह रहा था, अरब लोगों के संपर्क में था, ठीक है ना। तो सबसे पहला परिणाम तो क्या निकला, भारत का सिंध से कुछ समय के लिए संबंध टूट गया या संपर्क टूट गया, ठीक है ना। सिंध पर इस्लाम का प्रभाव व आधिपत्य रहा। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं कि सिंध लोग जो थे, अरबी लोग जो थे, जो कि भारत के संपर्क में आए थे, तो भारतीय संस्कृति का अरबों पर प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति का, यहाँ के रीति रिवाज तौर तरीके जो थे वो अरबों ने भी अपनाए कहीं कहीं पे, तो भारतीय संस्कृति का अरबों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ा, अरबों के ऊपर पड़ा। यहाँ की जो वैज्ञानिक तकनीकी थी, जो साहित्य थे, जो कलाएं वगैरह थी, उन सब का पालन कौन करने लगे, अरब लोग अपने देशों में भी अपनाने लगे, ठीक है ना। तो भारतीय कला व साहित्य को अरबी लोगों ने अपनाया। अब यहाँ पर साहित्य की बात करते हैं, तो जो भारतीय ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, भारतीय ग्रंथ कौन सा है, भारतीय ग्रंथ ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, व खंड खांड्यक। ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खांड्यक सिद्धांत है, जो कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत ग्रंथ है ये, ठीक है ना। इसका अनुवाद अरबी लोगों ने अरबी भाषा में करवाया, ठीक है ना। संस्कृत ग्रंथ, इसका अनुवाद अरबी भाषा में करवाया गया। भारतीय गणित में जैसे हम देखते हैं प्रमुख रूप से शून्य का जो आविष्कार हुआ भारत में, शून्य है, दशमलव पद्धति है, शून्य, दशमलव पद्धति,
इनके अलावा विज्ञान, इसके अलावा खगोलीय शास्त्र आदि सिद्धांतों को अरबी लोगों ने अपनाया। आदि सिद्धांतों को अरबी लोगों ने अपनाया। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से संपर्क का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत पे आक्रमण करने के बाद भारतीयों का अरब देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अरबों की सफलता के कारण कि भी सिंध पर अधिकार किया, सिंध के आसपास क्षेत्रों पर अधिकार किया, ठीक है ना। भारतीय सीमा पर तो प्रवेश कर ही लिया क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था उस समय। तो भारतीय सीमा जो थी भारत पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। मोस्टली हम देख रहे हैं सिंध का जो क्षेत्र है, तो वहां पर उसकी सफलता का कारण क्या था। सबसे पहला कारण तो हम देखते हैं दाहिर सेन जो सिंध का शासक था वह अयोग्य था, ठीक है ना। दाहिर सेन अयोग्य शासक था। ओके, दूसरा कारण हम देखते हैं दाहिर जनता में अप्रिय था। दाहिर जनता में अप्रिय था। कारण क्या था कि दाहिर का जो पिता था उसने सिंध पर जो अधिकार किया था वो वहां का वास्तविक शासक नहीं था, उसने उस क्षेत्र को छीना था। इसलिए जनता जो थी वो उसके पिता से और पुत्र से दोनों से ही खुश नहीं थी, ठीक है ना। तो दाहिर जनता में अप्रिय था, इसलिए जिस समय अरबों ने आक्रमण किया तो दाहिर सेन की जो जनता थी उसने उसका साथ नहीं दिया। जनता में अप्रिय था इसलिए जनता ने दाहिर का सहयोग नहीं किया। जनता ने दाहिर का सहयोग नहीं किया। अगला प्रमुख कारण हम देखते हैं कि दाहिर के क्षेत्र में जो आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र थे उनमें एकता का अभाव था। दाहिर के अधीन क्षेत्रों में एकता का अभाव था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरबों के आक्रमण जिस समय शुरू हुए थे उस आक्रमण के समय ही इनको अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन दाहिर सेन और उसके क्षेत्र में जो क्षेत्र थे, जो वहां के जो शासक थे, उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अपनी सैन्य शक्ति को संगठित नहीं किया, जो कि मोहम्मद बिन कासिम की तुलना में, अरबियों की तुलना में बहुत ही कमजोर थी। किसकी सेना? दाहिर सेन की सेना, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अरबी आक्रमण के दौरान भारतीयों ने सैन्य संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया। सैन्य संगठन में ध्यान नहीं दिया और जो सैनिक थे वह अरबियों की तुलना में कुशल नहीं थे, ठीक है ना। अरबी सेना अधिक योग्य थी और उसका नेतृत्व करता भी अच्छा था, मोहम्मद बिन कासिम जो था, ठीक है ना। अरबी सेना अधिक योग्य थी, उसका नेतृत्व करता भी योग्य था, उसका नेतृत्व करता भी योग्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दाहिर सेन के क्षेत्र में ज्यादातर युद्ध का दायित्व जो था किसके अधीन दिया था? राजपूतों को सौंपा गया था। और राजपूत जो थे वे आपसी संघर्ष और कलह में इतने उलझे हुए थे कि सैन्य शक्ति की तरफ या बाहरी आक्रमण की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनमें खुद में ही एकता का अभाव था, ठीक है ना। तो सैन्य संचालन का नेतृत्व
सैन्य संचालन का नेतृत्व राजपूतों के अधीन था या राजपूतों के कंधों पर था। जो स्वयं आपसी कलह में द्वेष और कलह में उलझे हुए थे। कुछ विश्वासघाती व्यक्ति थे जिन्होंने किसका साथ दिया? मोहम्मद बिन कासिम का। कुछ विश्वासघाती में आपको एक बताना भूल गई कि जो हमने पढ़ी थी आलोर विजय, जो पढ़ी थी आलोर विजय में यही हुआ था कि जिसमें उसने आक्रमण किया था तो वहां के कुछ विश्वासघाती लोग जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ में मिल चुके थे। उन्होंने क्या किया, दुर्ग के अंदर जहां से जलापूर्ति की जाती है, पानी भेजा जाता है, उस क्षेत्र की पता किसको बता दिया? उस क्षेत्र का पता मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, वहां से जल की आपूर्ति रोक दी। ऐसे में जिस समय जल की कमी दुर्ग के अंदर होने लगी तो दुर्ग के सैनिकों को बाहर आना पड़ा और उसके साथ में संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम का दुर्ग पर अधिकार हो गया। संघर्ष में वो सफल हो गया और आलोर दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया। तो ऐसे विश्वासघाती भी थे जिसके कारण से अरबों को भारत पर आक्रमण में सफलता मिली। कुछ विश्वासघाती लोगों ने कासिम का साथ दिया और अंतिम जो कारण हम मानते हैं वह है मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता, उसका कुशलता, उसकी इस्लाम धर्म के प्रचार का जो जोश था, धन प्राप्ति की जो लालसा थी, या खलीफा से जो सम्मान मिलता था, सैनिक सहायता जो मिलती थी, उसको प्राप्त करने की जो लालसा थी, ये सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वह यहाँ पर आक्रमण करने में और यहाँ के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है ना। तो अंतिम कारण हम देखेंगे कासिम की योग्यता, कुशलता, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता, इस्लाम प्रचार का जोश, धन संपदा को लूटने की लालसा, धन संपदा को लूटने की लालसा व खलीफा से मिलने वाली सैन्य सहायता, मतलब उनको सैनिक अधिक दे दिए जाते थे खलीफा जब प्रसन्न होता था। ठीक है ना। मिलने वाली सैन्य सहायता का सम्मान प्राप्त करने की लालसा। यहां पर भी आपका 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत पर अरब आक्रमण की सफलता के क्या कारण थे। उसमें आपको ये 8 के 8 पॉइंट 4 नंबर के क्वेश्चन में पूरा लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखना है, और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 8 के 8 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो अरब आक्रमण का पहला चरण है वह कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें प्रमुख रूप से दाहिर सैन और मोहम्मद बिन कासिम की विजय पड़ी है। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अपना समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।